हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाए जाने वाले सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके अंतर्गत हमने यह जाना था कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, उसके अंतर्गत कितने प्रकार से वाक्यों को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये सब चीजें हमने जान लिया था। और हमने पहला टॉपिक कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन, मतलब हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना सीखा था। किसका प्रयोग करके? इंफिनिटिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता था? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर टू का प्रयोग करते हैं वो बनता है इंफिनिटिव। और इस ऐसे क्रिया को जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसके अंत में आता है ना, ने, नी या के लिए जैसे शब्द आते हैं, जिसका मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है इंफिनिटिव से रिलेटेड, उसको आप जाकर देख सकते हैं और आप पिछले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसके अंतर्गत तो एक नियम मैंने बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में इंफिनिटिव से किस प्रकार से हम लोग वाक्यों को जोड़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए मैं आज के नियम को स्टार्ट करता हूँ। इस नियम को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ताकि जो नियम मैं आपको बताऊँ, जो रूल मैं आपको बताऊँ, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, ही is very weak, he is very weak। अगला सेंटेंस हो जाएगा he cannot run। तो अब यहाँ पर हम लोग जो सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस को देखने से ये पता चल रहा है कि पहले वाक्य में कहा जा रहा है he is very weak, वो बहुत ही कमजोर है, और अगले वाक्य में कहा जा रहा है he cannot run, वह दौड़ नहीं सकता है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये जो दूसरा वाला वाक्य लिखा गया है, इस दूसरे वाले वाक्य में असमर्थता प्रकट की जा रही है काम को न करने की। काम हो रहा है दौड़ने का और वह दौड़ नहीं सकता है, अर्थात दौड़ने में उसकी असमर्थता को व्यक्त किया जा रहा है। तो हमारा जो रूल है वह इसी पर आधारित, इसी पर डिपेंड है। रूल क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास दो गिवन सेंटेंसेज हो, जब दो गिवन सेंटेंसेज हो और उनमें से किसी एक वाक्य से हमको कार्य के न करने का बोध हो, अर्थात कार्य को करने की असमर्थता व्यक्त की जा रही हो, तो वहां पर हम ऐसे वाक्य को इंफिनिटिव से जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं मैं उसको बताऊंगा। कैसे जोड़ते हैं उसके पहले कैसे पहचानेंगे कि असमर्थता व्यक्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और किस प्रकार से जोड़ेंगे मैं उसको बताता हूँ। फर्स्टली जो हमारे पास दो गिवन सेंटेंसेज होंगे, जो पहला सेंटेंस होगा, अगर पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हो जाए, क्या क्या, या तो वेरी आ जाए या फिर मच का प्रयोग हो जाए, वेरी या मच का प्रयोग हुआ हो, और उसके बाद क्या आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव वीक का प्रयोग किया गया है और इस वीक के पहले क्या आ गया है, वेरी आ गया है। तो पहले वाक्य में ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, और जो अगला वाला वाक्य हो, अगले वाले वाक्य में या तो कैन नॉट आया हो या फिर क्या आया हो, कुड नॉट का प्रयोग हुआ हो। तो इन दैट केस हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पर जो वेरी या मच होता है, वेरी या मच जो पहले वाले वाक्य का होता है, इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह प्रयोग करते हैं एडवर्ब टू का। ये बात क्लियर हो गया। और ऐसे केस में जहां पर असमर्थता प्रकट होता है, उस केस में दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, अर्थात जो सब्जेक्ट हो गया है वह सेम है, एक ही है। तो इस केस में यहाँ पर ये वेरी हटाएंगे, पहले वाक्य में वेरी आया हुआ है, एडजेक्टिव के पहले तो वेरी हटेगा, या मच हुआ तो मच भी हट जाएगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, एडवर्ब टू को लिखेंगे। और अगले वाले वाक्य पे हम लोग जब सिंपल बनाते हैं तो वो पता है कि हम एक ही सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब जब इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ही इज वेरी हटाएंगे, वेरी की जगह क्या लिख लेंगे, एडवर्ब टू वीक। तो हमने यहाँ पर इतना हिस्सा लिख लिया, इतना हिस्सा लिखने के बाद ही आ चुका है, तो यहाँ से ही हट जाएगा। जब ही हट जाएगा तो इसके बाद ये जो कैन नॉट या कुड नॉट होगा, इसको भी हटा दिया जाएगा, और जो वर्ब बचेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लिख लेंगे, प्रीपोजिशन टू। और ये प्रीपोजिशन टू को जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंफिनिटिव। और इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये तो नॉन फाइनाइट हो गया है, इंफिनिटिव है तो नॉन फाइनाइट हो गया है। तो इस प्रकार से कौन सा सेंटेंस बन गया है, ये बन गया है सिंपल
सेंटेंस। दोबारा मैं आपको ये नियम बताया था। नियम क्या, नियम बहुत ही सीधा सा है कि जो दो दिए गए वाक्य हों, उन दोनों वाक्य में से यदि किसी एक वाक्य में असमर्थता का भाव प्रकट हो तो इस केस में हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब पहचानते कैसे हैं, पहचानेंगे हम लोग इस प्रकार से पहचानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव के पहले या तो वेरी आएगा या तो क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव वीक मिल गया, इस वीक के पहले क्या आया हुआ है, वेरी आया हुआ है, तो पहली कंडीशन फॉलो कर गया। और जो दूसरा वाला वाक्य होगा उस दूसरे वाले वाक्य में हमको क्या दिया होगा, या तो कैन नॉट दिया होगा या फिर कुड नॉट दिया होगा। तो इस केस में हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर एडवर्ब टू भी आता है। ये हटते इनकी जगह प्रीपोजिशन टू आता है और ये हटते इनकी जगह क्या आता है, एडवर्ब टू आता है। और सब्जेक्ट समान होता है तो जो दूसरा वाला वाक्य होता है वहां से सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, पहले सेंटेंस में ही इज तो लिख लिए, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर वेरी था तो वेरी को रिप्लेस कर लिया है एडवर्ब टू से, एडजेक्टिव को उसकी जगह लिख दिया। अब अगर अगले वाले वाक्य से ही को हटा दिया क्योंकि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या थे, समान थे, और हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या एक ही होती है। अब जैसे ये हटता है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग कैन नॉट टू हटा देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एडवर्ब टू होता है यह खुद निगेटिव सेंस में होता है, इसका जो अर्थ होता है वो निगेटिव नकारात्मक भाव प्रकट करता है, यहाँ से कैन नॉट हट जाएगा। और जो हमारा वर्ब बचेगा रन या फिर जो कोई भी वर्ब हो वो हमेशा कैन नॉट या कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले क्या ला देंगे, प्रीपोजिशन टू, और यह दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, यह दोनों मिलकर बन जाएंगे इंफिनिटिव। तो ये रहा असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ने का तरीका। लेकिन इसमें एक और नियम होता है, जब प्रकट तो असमर्थता ही होगी लेकिन कंडीशन क्या होगा मैं उसको आपको बता देता हूं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट समान था, क्या हो जाए कि सब कुछ सेम हो बस सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए। कैसे होगा उसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कि मैं लिखूं this problem is very difficult. This problem is very difficult. I cannot solve it. ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। अब इस एग्जांपल को इससे कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एडजेक्टिव डिफिकल्ट है, इसके पहले वेरी आ गया है, पहली बात क्लियर हुई। अगले वाले वाक्य में कैन नॉट भी आया हुआ है, तो असमर्थता तो यहाँ भी प्रकट किया जा रहा है कि यह समस्या बहुत कठिन है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, हल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन आ गया है, एक प्रॉब्लम इसमें पैदा हो गई है। यहाँ पर पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम है और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई है। इट मींस यहाँ पर दोनों वाक्यों में क्या हो गया है, सब्जेक्ट डिफर है, अलग अलग है, भिन्न है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी नियम वही होने हैं। वेरी जो लिखा होगा वेरी को हटाएंगे, इसकी जगह एडवर्ब टू आएगा, यहाँ से कैन नॉट भी हटेगा। तो इस आई का क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का क्या करेंगे, तो उसको हमको यह करना होगा, जो भी दूसरा सब्जेक्ट होगा दूसरे वाले वाक्य का, जहां पर असमर्थता प्रकट हो रहा है, जब सब्जेक्ट अलग होंगे तो उस वाले असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्य में जहां पर कैन नॉट या कुड नॉट आया होगा उस वाले वाक्य से सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, और अगर प्रोनाउन है तो उसको फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, मतलब यहाँ पर आई है तो आई की जगह हो जाएगा फॉर प्लस मी। अगर यहाँ पर यू होगा तो यहाँ पर क्या आया था, फॉर प्लस यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट सी होता तो यहाँ पर इसको किस में बदलते हैं, फॉर प्लस हर में। तो सीधा सा कहना है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, जो भी प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस का वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके पहले क्या लिख लेंगे, उसके पहले लिख लेंगे फॉर। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से जोड़ेगा, इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, पहला सब्जेक्ट तो लिखना ही है, ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम इज, वेरी को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एडवर्ब टू, ये हो जाएगा एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा टू
डिफिकल्ट। अब देखिए यदि सब्जेक्ट समान होता है, जैसे दिस प्रॉब्लम मतलब एनर्जी को डिनोट कर रहा है, इसकी जगह यहाँ पर अगर आई की जगह इट होता तब तो हम लोग इट को रिमूव कर देते क्योंकि वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ होता। लेकिन यहाँ पर पहला सब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम है, दूसरा सब्जेक्ट आई है, तो आई को तो आई के अर्थ को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आई को एज ए सब्जेक्ट यूज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको बनाना है सिंपल। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि आई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर प्लस मी, मतलब जो भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में। तो ये क्या आ जाएगा, आई की जगह फॉर और मी, फॉर प्लस मी। अब कैन नॉट को रिमूव करेंगे, अब मिल गया फॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले क्या लगा देंगे, टू फॉल्व। अब एक बात और यहाँ से इट को भी रिमूव कर देंगे। क्यों इट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इट किसके लिए आया था, दिस प्रॉब्लम के लिए। अभी तक तो ये सेंटेंस अलग था तो इट को लिखना पड़ा था, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। तो अब इस पूरे सेंटेंस में दिस प्रॉब्लम एक पार्ट हो गया है, तो इसके लिए अलग से प्रोनाउन इट की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाई हम यहाँ से इट को भी रिमूव कर देंगे। तो आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं जहां पर वाक्य से असमर्थता का भाव प्रकट हो। अब हमारे पास एक नियम और है, इंफिनिटिव के अंतर्गत एक नियम और बचता है कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे असमर्थता मतलब काम को ना करने में समर्थ होना, लेकिन क्या हो जब सारा नियम यही हो जाए, बस यहाँ कैन नॉट है, कैन नॉट जैसे कैन आ जाए और यहाँ पर या फिर कुड हो जाए, कुड नॉट नो क्या जाए, कुड हो जाए, तो ऐसे वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने का तरीका मैं आपको अगले नियम बता रहा हूँ। उसके पहले आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख लीजिए ताकि मैं अगले नियम को बता सकूं। तो चलिए इसी पर बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लूं, ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, ही कैन feed the poor, he is very rich, he can feed the poor। तो ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि वह बहुत अमीर है, वह गरीबों को खाना खिला सकता है, वो गरीबों को खिला सकता है, मतलब उसको गरीबों को खिलाने का सामर्थ्य है। अर्थात इस सेंटेंस में समर्थता का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब जो काम करना है उस काम को किया जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, मतलब ये पिछले वाले एग्जांपल्स में बिल्कुल भी सेम दिख रहा है, कुछ अलग नहीं है, एक चीज का डिफरेंस है। पिछले वाले वाक्य में असमर्थता प्रकट करने के लिए कैन के साथ नॉट लगा होता था या कुड के साथ नॉट लगा होता था, लेकिन यहाँ पर नॉट को गायब कर दिया गया है। नॉट को गायब करने की वजह से ही यहाँ पर समर्थता का भाव प्रकट कर रहा है। जब इन वाक्यों को जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से ये वेरी हट जाएगा, अब वेरी हट जाएगा, लेकिन अब इस वेरी की जगह टू लगाएंगे भी नहीं। इस सेंटेंस को जोड़ते समय हम लोग क्या करेंगे, ही लिखेंगे, ही इज रिच। अब ये रिच यहाँ पर आ जाएगा वेरी की जगह। अब वेरी हटा है तो क्या करेंगे, अब वेरी की जगह हमको लाना होगा इनफ, लेकिन इनफ का प्रयोग कहां पर करेंगे, ये जो एडजेक्टिव लिखेंगे एडजेक्टिव के बाद किया जाएगा। डिफरेंस यही है, जब असमर्थता प्रकट होता था, नॉट होता था, तो वेरी को टू में, एडवर्ब टू में बदल देते थे और उसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। लेकिन जब समर्थता प्रकट हो रहा है तो हम लोग वेरी को चेंज करेंगे इनफ पे। किससे करेंगे, इनफ से करेंगे, लेकिन अब इस इनफ का प्रयोग कहां पर करेंगे, एडजेक्टिव के तुरंत बाद करेंगे। तो यहां पर हमने एडजेक्टिव रिच को लिख लिया है, यहां पर क्या लिख लेंगे, इनफ। ये हो गया इनफ। अब जब इनफ लिख लेंगे तो इस केस में सब्जेक्ट तो सेम है, तो ये ही भी हट जाएगा, कैन भी हट जाएगा। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगी इसके पहले क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन टू, और इसको क्या बना लेंगे, इंफिनिटिव। तो ये सेंटेंस इस तरह कंबाइन होकर क्या बन गया, यह बन गया है ही इज रिच इनफ टू फीड द पुअर, अर्थात वह गरीबों को खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से अमीर है। तो इस प्रकार से ये रहा इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया। तो आइए आपको ये नियम समझ में आए होंगे। यदि नियम समझ में आया, पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को लेकर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में नए रूल के साथ मिलेंगे, नए नियमों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।